के सामने सिंपल सी एग्जांपल लूँ, अगर मैं लेट सपोज ये जो है एक कंटेनर यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे से जो है लगातार मैं मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये कंटिन्यूसली रैंडमाइज मोशन के अंदर, अब जब ये आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब ये आपस में टकराते हैं, इनके दरमियान फ्रिक्शन होती है, तो उस फ्रिक्शन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है इनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से, चाहे वो इससे टकराएं या वॉल से टकराएं, इस चीज आने वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली हीट कहते हैं। समझ में आ रही है सारी बातें। तो हीट को डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, कहा ही जाता है कि भाई आगे पास एक बॉडी है, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बात करें तो भाई मॉलिक्यूल लगातार जो है मोशन के अंदर है, तो इसका मतलब इनके अंदर लाजमी तौर पे क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ कि भाई इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 जूल है, इस दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर 2 जूल है, और तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी 1 जूल है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने जूल हो जाएगी, 1 + 2 + 1 तो हो जाएगी 4 जूल। और यही टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। तो हम कह सकते हैं दी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास हीट को डिफाइन करने का एक सिंपल सा पैरामीटर है। अब ये बात हम जानते हैं बेटा कि अगर हमारे पास हीट जो है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है भाई, इसका जो यूनिट होगा वो एनर्जी वाला ही होगा। और एनर्जी का बहुत ही मशहूर ज़माना यूनिट है बेटा क्या, जूल्स, विच इज़ इक्वल्स टू न्यूटन इनटू मीटर। सही है भाई, ये बात समझ में आती है आपके। तो ये हमारे पास जो है बेसिक चीज़ है। अब हमारे पास हीट जब होती है, तो ये बेसिकली हीट को निकालने का तरीका होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को सम अप कर लिया जाए, सो ऑन। अच्छा, हीट को मालूम करने के लिए, किसी बॉडी की हीट को मालूम करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर is a device used to measure energy, heat energy, ठीक है जी। अब कैसे होता है कैलोरीमीटर, आए जरा उसको भी दिखाया था आप लोगों को। तो बेटा कैलोरीमीटर की एक बड़ी सिंपल सी कहानी है। कैलोरीमीटर जो है आपके पास अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो इस तरह का एक बॉक्स होता है, ठीक है जी। और उस पे जो है एक ओवल शेप जो है बॉक्स होता है, उसके अंदर हमने जो है एक अदद थर्मामीटर डिप किया हुआ होता है, ऊपर से नीचे तक एक थर्मामीटर इसके अंदर डिप्ट होता है, ठीक है। साथ साथ हमने जो है एक स्टिरर जो है डिप किया हुआ होता है, और हमें जिसके अंदर भी हमें हीट मालूम करनी होती है, जिस सब्सटेंस की हमें हीट मालूम करनी होती है, तो सब्सटेंस को उसके अंदर रखते हैं, थर्मामीटर की वैल्यूज़ को जो है नोट करते हैं, और इन सबको एक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है। तो हमें स्पेसिफिक हीट पता होती है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं, उसको पुट करते हैं, और हमारे पास जो है आंसर आ जाता है, ठीक है जी। तो एक तरीका होता है उसको मालूम करने का। खैर, ये हम जो है आगे जाके जो है इसको डिस्कस कर लेंगे कि भाई किस तरीके से जो है ये सारे जो है काम यहाँ पे होते हैं। अब हम अगर उसको आगे लेके चले बेटा, तो हमारे पास चलें एक तो ये चीज़ होगी। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि भाई हीट के अंदर लाजमी तौर पे कोई ना कोई ख़ास बात है जो बाकी एनर्जी से हीट को डिफरेंट करती है, और वो ख़ास बात ये बेटा कि इट कैन ट्रांसफर इट्स सेल्फ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। हीट अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करा सकती है। अगर अब आप मुझसे बोलेंगे सर ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, इसने जाकर इस रेस्ट वाली बॉडी से कोलिजन किया, तो इसने भी तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की। इसने एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं की होती, इसने ट्रांसफ़र किया होता है मोमेंटम। और जब मोमेंटम इसके अंदर आता है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही फॉर्मूला पढ़ा होगा, P² / 2m। तो जब किसी मास पे मोमेंटम
की इंडक्शन होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, काइनेटिक एनर्जी, फिर ये बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे स्नूकर में हमारे पास होता है ना, तो ये जो है इसका सही आंसर है। ये वाली चीज़ जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, ये हीट ट्रांसफर हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, असल में मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होता है। सही बेटा, तो एक चीज़ है। लेकिन हीट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हीट जो है, हीट की अच्छी बात ये है कि आप हीट को जो है आराम से मूव करवा सकते हैं, यानी कि हीट जो है वो नॉर्मली मूव करती है। अब कैसे मूव करती है उसको समझने की नहीं है, सबसे पहले आपको जो है ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की क्या कहानी है? टेम्परेचर जो है बेटा, हमारे पास कहते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ हीट, दी दी एवरेज kinetic energy of the molecules of the substance। ठीक है जी, कहा जो है ये जाता है। लेकिन अब ये एवरेज का काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मुराद क्या है? तो होता कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज दोबारा से जो है एक कंटेनर जो है दोबारा से बना लूँ, तो आपको जो है फिर इस बात को समझने में बड़ी जो है आसानी हो जाएगी। तो हम लेट सपोज एक कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा, अब इस कंटेनर के अंदर जो है जी बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक है, ये एक है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इसके अंदर बना दी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है इसके अंदर एक थर्मामीटर डिप कर दिया। अब मुझे बताएं, जब ये थर्मामीटर अपनी रीडिंग इस जगह पे लेगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू उसने निकाली मतलब ये करेगा क्या, ये हीट को सेंस कर लेगा, और उस हीट के सेंस की मदद से ही अपना जो मरकरी है उसको राइज करना शुरू करेगा। वो मरकरी जिस पॉइंट पे रुकेगा, ये समझेगा कि भाई उस पॉइंट की जो एवरेज वैल्यू है उस तरह से, समझ में आ रही बात है। एवरेज का मतलब भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको ऊपर वाली एग्जाम्पल दी थी ना, ये वाली, ये जो 4 है, अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, इसको अगर मैं इन 3 मॉलिक्यूल से डिवाइड करूँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर लूँ, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहाँ पे टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 4 जूल अपॉन 3। 3 वैल्यूज ऐड की थी ना, तो जब 4/3 करेंगे तो 1.33 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। उसका मतलब अगर यहाँ पे कोई थर्मोमीटर डिप किया जाए तो उसके आसपास जितने मॉलिक्यूल से टकराएंगे, जो अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर करेंगे, उसकी एवरेज वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ जाएगी। अब हम इसको किसी नंबर का नाम दे देंगे। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराता है तो ये एवरेज बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यही काम है थर्मोमीटर करता है। लेकिन अब इसमें होता ही है, ये इधर की वैल्यू कुछ और निकालेगा, इधर की वैल्यू कुछ और निकालेगा, इधर की वैल्यू कुछ और निकालेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली एवरेज निकालना कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी गर्म पतीले में पानी को गर्म करते हैं तो जितना पानी ऊपर ठंडा होता है, जैसे जैसे नीचे आता है पानी गर्म होता जाता है ना, तो इसी तरह थर्मोमीटर अगर आप ऊपर डिप करेंगे तो उसको अपनी हीट कम सेंस होगी, एज कम्पेयर टू नीचे जाता है तो उसको हीट ज़्यादा सेंस होगी, कि ज़्यादा तेज तेज मॉलिक्यूल से टकराएंगे। तो ये एक होता तरीका बताने का। और इसी वजह से टेम्परेचर को हम ये भी कहते हैं कि इट इज द डिग्री, डिग्री मतलब लेवल, मेजर करने का अमाउंट, इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। आपकी बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, इस सब को बताने की नहीं, हमने एक पैरामीटर बनाया जिसका नाम होता है क्या बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है ना, एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा हीट पाई जाती है या कितनी कम हीट पाई जाती है। आपको आपको ये समझना, तो हम इसको जो है ये वाले नाम से जो है जानते हैं। तो टेम्परेचर की जो है ना बेटा एक बड़ी मॉडर्न डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ, और वो डेफिनेशन ये है कि इट मेजर्स द concentration of heat in a body। किसी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा हीट है, कितनी कम हीट है, अगर आपको इस बात का पता लगाना है तो ये पता आपको बेसिकली कौन बता देगा, टेम्परेचर बता देगा। समझ में आ रही है सारी बातें? तो टेम्परेचर जो होता है वो एक तरह की कंसंट्रेशन जो है हमें यहाँ पे देता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर हीट की मौजूदगी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। वही मैंने कहा ना, एवरेज जितनी ज़्यादा आएगी उतना हीट ज़्यादा होगी, तो बस एक इंडिकेटर की तरह से जो है हमारे पास काम करता है। अब अगर हम इसके यूनिट्स की तरफ आ जाएं तो बेटा
इसके यूनिट्स बहुत सारे हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये एब्सोल्यूट यूनिट होता है, एब्सोल्यूट स्केल होता है इसका, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेशन से जो है ड्राइव किया, बाकी सब हमने कैलिब्रेशन से जो है बनाया है, तो इसका जो स्केल होता है वो बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है काम करता है। अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये बेटा कि ये जो टेम्परेचर है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हमारे पास, अगर मैं इसको जो आगे लेके चलूँ, जो टेम्परेचर है वो एक ड्राइविंग फोर्स है। इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्लो ऑफ फॉर द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। आ रही बात समझ? मैंने कहने का मकसद कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे पास ये दो बॉडीज, ठीक है, और दो बॉडीज आ गई, अब एक बॉडी का जो टेम्परेचर है मेरे पास वो है, लेट सपोज यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी बॉडी का जो टेम्परेचर है भाई यहाँ पे वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर होगी सारी बातें? तो ऑब्वियस है कि इस बॉडी, पुरानी पहली वाली जो बॉडी है उसके अंदर जो हीट की कंसंट्रेशन है वो कम है और दूसरी में ज़्यादा है, सॉरी, तो इसमें कम है उसमें ज़्यादा, तो हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये आगे पास जो फ्लो होगा वो किसका फ्लो माना जाएगा? हीट का फ्लो माना जाएगा। समझ में आ रही सारी बातें? तो वही मैंने कहा ना कि टेम्परेचर जो है वो एक रास्ता देता है, जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता था ऐसा बोलते थे ना, इस तरह से हीट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन क्रिएट करके देता है बेटा? आपको टेम्परेचर क्रिएट करके देता है, जिसकी वजह से जो है हीट एक कोने से निकल के दूसरे कोने के अंदर जो है वो क्या हो जाती है भाई? ट्रांसफर हो जाती है। सही है भी? क्लियर हो गई सारी बातें? तो इस तरीके से सारे काम जो है यहाँ पे किए जाते हैं। अब हम जो है इसको जो है आगे लेके चलते हैं। ठीक है भी, ये वाला काम क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है इस टेम्परेचर के हवाले से जो है कुछ डिस्कशन है, इस टेम्परेचर के हवाले से जो है हमारे पास कुछ डिस्कशन है। अब वो डिस्कशंस क्या है आए ज़रा करते हैं ज़रा इसमें। तो हमें हमारे कोर्स में, जैसे कि हम इंटर में किया करते थे, टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी पड़ती, यानी कि हमें कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को जो है शो करना पड़ता। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि हम पहले 3 स्केल्स बना देते हैं। अच्छा बेटा, अभी जो तीनों के तीनों स्केल्स हैं ये हमारे पास जो है काम करते हैं, ये हमें टेम्परेचर बता के देते हैं थर्मोमीटर का। ठीक है, अभी जो टेम्परेचर्स हैं इनका जो लोअर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, और जो हायर पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये है ठंडा रीजन और ये है गर्म रीजन, और स्टैंडर्ड हमने पानी को माना हुआ है। तो ये जो डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो स्केल है डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और ये जो है वो किसका है बेटा? केल्विन का है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर सेल्सियस ने डिस्कवर किया, उन्होंने कहा कि भैया मैं सेट करता हूँ कि 0 डिग्री पर पानी जो है वो बर्फ़ बनेगा, और 0 डिग्री क्रॉस करते हुए लिक्विड बन जाएगा, और जिस लेवल पर वो बॉयल होता है, जिस लेवल पर वो बॉयल होता है उसको उन्होंने सेट कर दिया 100, और इन दोनों वैल्यूज़ को 100 लाइन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 100 डिवीजन वाला, 100 डिवीजन है इसके अंदर, 100 डिवीजन वाला जो है स्केल बन गया, इसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट ने भी काम तो यही कहने कि फ़ारेनहाइट ने कहा कि भाई मैं इसको जिस टेम्परेचर से स्टार्ट करूँगा वो होगा 32 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट ही था, और जहाँ पे लाया ख़त्म करूँगा वो होगा आपके पास, तो ये जो है इसको हम कहते हैं 212। इन्होंने ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे थी आपके पास कितनी डिवीजन? 180 डिवीजन। ठीक है, अच्छा, केल्विन ने जो है अपना स्केल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला था, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या थी बेटा? आपको याद ही होता है नॉर्मली इस तरीके से कि हमारे पास जो केल्विन का स्केल बना था वो इस तरीके से कुछ बना था कि उन्होंने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड को रख दिया था और यहाँ पे जो है वॉल्यूम रखा था। ठीक है ना, यहाँ पर जो है बेसिकली आ गया था वॉल्यूम,
यहाँ पर जो है आ गया था वॉल्यूम और यहाँ पे रखा था टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। तो उन्होंने एक ये वाली लाइन जो है ऑब्टेन करी थी इस तरीके से, यूँ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, चार्ल्स लॉ में पढ़ा आपने, जब पढ़ाऊंगा तो बता भी दूंगा। तो होता ये जब डायरेक्टली रिलेशन हो उसको ओरिजिन से पास करना चाहिए, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं करती थी, इसमें ये एरर था। तो उन्होंने जब इसको मिलाया तो इसने डिग्री सेंटीग्रेड को एक पॉइंट पे कट किया, वो पॉइंट हम लोग कहते थे 0 केल्विन के नाम से, और वो पॉइंट क्या था -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो रही है सारी बातें? तो ये वो पॉइंट था जिसके बाद से हमने 0 केल्विन को जो है बनाया। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से जो स्केल बनना शुरू हुआ, यानी कि जब इस पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव पे कन्वर्ट किया, तो यहाँ से केल्विन का स्केल बना। और केल्विन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन, इन्होंने 0 केल्विन के बाद से शुरू किया, और ऊपर जाते जाते ये हो जाता है 373 केल्विन में कन्वर्ट। तो इसमें जो है 100 डिविजन होता है, ठीक है। अब ये स्केल मैं शुरू में बताता हुआ चलता हूँ ताकि बाद में फिर आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये वाला स्केल जो है और ये वाला स्केल जो है आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह चलते हैं। और ये कभी भी किसी वैल्यू पे कोइंसाइड नहीं कर सकता, मतलब इनको अगर आप इनका ग्राफ बनाए तो बिल्कुल पैरेलल लाइंस मिलेंगी, और पैरेलल लाइंस नॉन कोइंसिडेंट होते हैं, नॉन कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। और लेकिन ये स्केल ये आपस में पैरेलल नहीं, और ये आपस में पैरेलल नहीं, क्यों? इनका डिफरेंस अलग अलग है ना। तो ये जो दोनों हैं ये आपस में कोइंसिडेंट होते हैं। समझ में आ रही सारी बातें? केल्विन अपना सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से कोइंसिडेंट है, और जो फ़ारेनहाइट है वो केल्विन से कोइंसिडेंट है, ठीक है जी। तो ये तरीका होता है। अब इसको चेक करने का तरीका होता है, मैथ्स वाले तो उसको खैर 2 पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी है, तो हम इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बनाए थे। जो कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है बेटा, वो कन्वर्जन का फॉर्मूला ये कहता है कि आपको करना ही है, आप चाहते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर मरकरी रुका, यहाँ पर एक टेम्परेचर आ गया, लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप उसी को बिल्कुल सामने ले जाएं और आप चेक करें कि भाई अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में मरकरी रुका होता तो यहाँ पे क्या नंबर आता, और अगर यहाँ पे केल्विन के स्केल में मरकरी रुका होता तो यहाँ पे क्या नंबर आता। तो उस नंबर को निकालने के लिए, यानी कि इस 10 के सामने यहाँ पे क्या नंबर लिखा होगा और इसके सामने यहाँ पे क्या नंबर लिखा होगा, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये कहता है, तो फॉर्मूला कुछ ये है बेटा कि जो जिस भी टेम्परेचर में आपको जाना है, जिससे भी कन्वर्ट करना है, उसका टेम्परेचर लिखें, माइनस कर दें उसके मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस स्केल में आप हैं इस वक्त उसके बॉइलिंग पॉइंट से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या कर दें जी, माइनस कर दें, ठीक है। और जिस में भी आपको कन्वर्ट करना है उसके साथ भी ये करें, उसका टेम्परेचर यहाँ लिखें, उसके मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लिखें, और उसका बॉइलिंग पॉइंट में से उसके मेल्टिंग पॉइंट को जो है आपस में कन्वर्ट कर लें, उन दोनों को आपस में इक्वेट कर लें, ठीक है जी। तो ये सब आपस में इक्वेटेबल है। तो अब इसको करने का तरीका कुछ ये होता है कि अगर मैं आपको जो है यहाँ पे दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर इन सब का एक फॉर्मूला जो है जनरेट कर देता हूँ, ताकि आपको जो है समझने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। अब जो डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला है वो तो इस तरह से लिखा जाएगा कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 -0, तो खाली 100 लिख देते हैं। तो बस डिग्री सेंटीग्रेड का सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, वो बन गया 100। फ़ारेनहाइट वाले का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32, तो बेटा ये बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। और जो केल्विन है उसका फॉर्मूला बनेगा केल्विन -273 अपॉन 373 -273, सॉल्व करें तो बन जाएगा -273 अपॉन 100। अच्छा, ये जो जितने भी फॉर्मूलाज है ना बेटा, ये सब के सब आपस में इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि इन सब को हम एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं, और जिसका भी टेम्परेचर जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू, मैं इसमें ले देता हूँ, केल्विन -273 अपॉन 100। क्लियर हो रही सारी बातें? तो इस तरीके से आपस में सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल।
तो अगर आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो आप इन दोनों का सेट जो है इक्वेट कर लें, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल जो है कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से अपना केल्विन से, तो आप जो है इन दोनों को आपस में जो है इक्वेट कर लें। और अगर आपको जो है अल्लाह ताला करे आपको कन्वर्ट करना है किसको, डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन से, तो आप इन दोनों का सेट आपस में इक्वेट कर लें। तो इस तरह से सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल, समझ में आ रही सारी बात है। तो बस इनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो अगर मैं इस चीज़ को जो है लेता हुआ चलूँ आगे कि मेरे पास एक टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर है लेट सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मुझसे बोला जा रहा है कि उसी 10 के सामने फ़ारेनहाइट में नंबर क्या लिखा होगा बताओ। तब देखिए मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर लेता हूँ। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। अब इनकी कन्वर्जन तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। ये 2 से 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। आपको ये निकालना है तो ये डिवाइड करते जाके मल्टीप्लाई और ये माइनस करते जाके प्लस। तो बेटा फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 प्लस 32। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है तो बच्चों वाली कहानी है। तो 9 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया 32। 5 टू ज़ा 9 टू ज़ा 18, ये आ गया 18 प्लस 32। अब 18 में 32 को 32 और ये आ गया 18, बिल्कुल बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूँ आपको। 10 हो गए, ये बना 4 और ये आ गया 5। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट में इतना टेम्परेचर शो होगा जो कि बराबर होगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना 100 बुखार हो गया, और 100 दिखने में बहुत ज़्यादा रहता है, 70 पता नहीं बॉडी जल जाएगी। डिग्री सेंटीग्रेड में देखो तो 32 या 33 का टेम्परेचर जो है आपको नॉर्मली मिलता है। तो बस इतना सा टेम्परेचर का डिफरेंस भी निज़ाम ख़राब कर सकता है। अब होता है ना छोटी सी बात को बड़ा करके बोलना, तो वही बात जो सेल्सियस छोटा करके बताता है वही बात फ़ारेनहाइट जो है बड़ा करके बताता है, सही है। तो ये जो है तरीका होता है इनकी कन्वर्जन का आपस में। अब यही अगर मैंने आपको फ़ारेनहाइट में दिया होता तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते थे। पहले आप इस 5 10 को यहाँ पुट करते, इसमें निकाल लेते, समझ में आ रही सारी बात है। तो ये सारे काम जो है नॉर्मली किए जाते हैं। तो ये जो है पूरा तरीका होता है इसको आपस में सॉल्व करने का जी, ठीक है। अब अगर मैं उस कोइंसिडेंट वाली बात पे कि भाई कौन कौन से स्केल आपस में कोइंसिडेंट थे, तो देखें डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में कोइंसिडेंट हैं किस पॉइंट पर, -40 पे। ये वो वैल्यू है जिस पर ये दोनों स्केल आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन कभी भी कोइंसाइड नहीं करते क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये कोइंसाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे जाया करेंगे, समझ में आ रही सारी बात है। और इनका जो कोइंसिडेंट टेम्परेचर होता है वो होता है 574, यानी कि जिस पर ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, वो होता है 574.3। अब इसमें आप यूनिट कोई भी लिखते हैं, इसमें मैं डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकता हूँ और मैं डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकता हूँ और डिग्री केल्विन भी लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली याद कर लें वैल्यूज़ को, बार बार निकालने से बच जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटा ये था आज का लेक्चर हीट और टेम्परेचर के हवाले से। अब नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर कन्वर्जन। अब हम जो हैं इसको आगे लेके आए हैं। अब हम जो हैं कुछ चीज़ें देखें जिसका नाम है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो आए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जिसका नाम है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसी को बेटा मैं चेंज कर सकता हूँ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, उसके खास कुछ बात नहीं करनी। हम सब जानते हैं जब भी हमारे पास कोई मेटल होता है तो उस मेटल के अंदर कुछ एटम्स होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे ही हम उनको जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो उस हीट प्रोविज़न की वजह से उनकी वाइब्रेशन कुछ हद तक बढ़ जाती है और उनकी लेंथ में भी कुछ हद तक इजाफा हो जाता है। शुरू की जो लेंथ थी उसको एल नॉट कहते हैं, लेकिन अब जो ये जो शुरू की लेंथ थी उसे हमने कह दिया क्या, एल नॉट। लेकिन अब ये जो बाद की लेंथ हमारे पास आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हम इसे बोलेंगे क्या जी, एल। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास छोटा सा चेंज डेवलप हुआ है
इस चेंज को हम लोग कहते हैं डेल्टा एल, ठीक है जी। तो अब इन सबको आपस में रिलेट जब किया करते थे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता था जो कि होता था डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, और इसी को अगर मैं फाइनल लेंथ में कन्वर्ट करूँ तो हो जाता था एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है इसके दो फॉर्मूलाज आते थे। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से इस वाले फॉर्मूले में से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो बेटा इसमें से जब अल्फ़ा की वैल्यू निकलती थी तो इसकी अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, और उसका जो यूनिट बनता था डिग्री सेंटीग्रेड का इन्वर्स। अभी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस मैं छोटे छोटे से एमसीक्यू से मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। अभी जो अल्फ़ा है ना इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये अल्फ़ा जो है ये डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर पे, समझ में आ रही सारी बातें। तो अगर मटेरियल चेंज होगा तो ये अल्फ़ा चेंज होगा, वरना इन सब के चेंज होने की वजह से इस अल्फ़ा पे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल। सही है जी, क्लियर हो रही है सारी बातें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं इसी अल्फ़ा को एक और नाम से लिख दूँ, मतलब सॉरी इस लीनियर को मैं अगर मैं एक और नाम से लिख दूँ, मैं इसको लिख दूँ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के नाम से, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के नाम से। तो देखें अब क्यूब आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूब का होता है। तो अब क्या होगा, अब उसमें कोई ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, बस अब इतना सा फ़र्क पड़ेगा कि अब उसके डेल्टा एल की जगह आ जाएगा डेल्टा वी, एल नॉट की जगह आ जाएगा वी नॉट और डेल्टा टी। लेकिन अब देखें हमारे पास जब लेंथ होती है तो हमारे पास होता है एक अल्फ़ा, लेकिन जब लेंथ के साथ एक ब्रेथ आ जाए और एक हाइट आ जाए तो ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा कितने हो गए भाई, 3 अल्फ़ा, और ये 3 अल्फ़ा मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बीटा बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और इसी को अगर फाइनल में लिखे तो बच जाएगा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है जी। तो ये वो फॉर्मूलाज हैं बेटा जो आपको याद होने चाहिए, और इसका एक रिलेशन भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एस सच जो है अगर आपसे बोलूँ कि भाई अगर आप बीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो बीटा भी इसी तरह लिखा जाता है जैसे अल्फ़ा लिखा होता है, बस यहाँ पे डेल्टा भी आता है, यहाँ पे वी नॉट आ जाता है और यहाँ पे डेल्टा टी आ जाता है, ठीक है जी। और उसका यूनिट भी बेटा निकलता है डिग्री सेंटीग्रेड का इन्वर्स या केल्विन का इन्वर्स। ऊपर लिखना भूल गया था, लेकिन केल्विन इन्वर्स उसका भी यूनिट होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक आपके पास चीज़ें जो है वो काम करती हैं। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो ऐसा नहीं आते, बस आपको उसकी थ्योरी जो है पता होनी चाहिए और ये सारी बातें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसको जो है और आगे लेके चलें तो अब हमारे पास जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ का नाम है हमारे पास गैस लॉस। अब तो अब हमारे पास जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ का नाम है हमारे पास गैस लॉस। अब जो चीज़ है जी उसका नाम है गैस लॉस। तो आए ज़रा लिखते हैं। अब गैस लॉज में हमें रिलेशन ऑफ बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब गैसेस के जो पैरामीटर्स होते हैं बेटा, उसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है सबसे इम्पोर्टेंट विच इज़ प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरा होता है टेम्परेचर, और उसके बाद आते हैं मोल्स। अब इनके यूनिट के वाले से बात करें तो प्रेशर का यूनिट फिजिक्स में लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और मोल्स को तो हम लोग मोल करके ही लिख दिया करते हैं, ठीक है जी। अब जो गैस लॉज हैं बेटा, इन गैस लॉज के हवाले से हमें कुछ बातें करनी होंगी यहाँ पे। वो बातें कुछ इस तरह से हैं जी कि हमारे पास जो गैस लॉज हैं उनमें सबसे पहला जो गैस लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब इस बॉयल्स लॉ के हवाले से अगर बात करें तो भाई बॉयल्स लॉ की कहानी क्या है, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि आपके पास जो
वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। स्टेटमेंट तो आप केमिस्ट्री से भी पढ़ लेंगे, वही चीज़ है बिल्कुल यहाँ पे। और इसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, और जब इसको यहाँ फेंकते हैं तो ये बन जाता है पी वी इज इक्वल्स टू के, या इस के की जगह हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो जितने टाइम्स हम प्रेशर को बढ़ाएंगे उतने टाइम्स इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, या जितने टाइम्स हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो उतने टाइम्स इसका प्रेशर भी जो है कम हो जाएगा, और आपके पास जो है छोटा सा एक रिलेशन बन जाएगा। अब हमारे पास अगर इसका एक ग्राफ बना लें तो आए ज़रा आपको मैं एक चीज़ समझाऊं। वो चीज़ ये है बेटा कि दो ग्राफ बनाएंगे। अगर यहाँ पे रख दूँ प्रेशर और यहाँ पे रख दूँ वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ अगर मैं लेट सपोज केमिस्ट्री की तरह से बना लूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, और यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरह का हाइपरबोलिक कर्व बनता है ना, इन्वर्स का ग्राफ बनता है। लेकिन जब आप यहाँ पे बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट बन जाता है। अब इस स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखें क्वांटिटी जो है इन्वर्स हुई हुई है। एक तरीका होता है फिजिक्स में, जब मैथ्स में जब भी हम किसी कर्व ग्राफ को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो हम उसकी, अगर वो लीनियर है तो उसकी वैल्यू का इन्वर्स कर दो, लेकिन अगर वो स्क्वायर है तो उसको उसकी पावर के साथ प्लॉट करो। सही है ना? तो इस तरह का ग्राफ हो या इस तरह का ग्राफ हो, उसमें एक क्वांटिटी इन्वर्स हो, तो ये दोनों ग्राफ जो हैं दोनों का रिलेशन शो करते हैं, इन्वर्स रिलेशन शो करते हैं। इन्वर्स रिलेशन जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, और ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, पैराबोलिक नहीं बनता। सही है ना बेटा? अब बॉयल्स लॉ के हवाले से ये कहानी हो गई। अब बॉयल्स लॉ को जो है लिखने का एक सिंपल सा तरीका हमने जाना है कि इसको हम लिखते थे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है जी, तो ये तो बॉयल्स लॉ के हवाले से जो है सारी बातें। अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ और मैं इसको एक अगले इम्पॉर्टेंट लॉ पे ले आऊँ, तो उस अगले इम्पॉर्टेंट लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन देता है, और चार्ल्स लॉ हमसे ये कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, लेकिन टेम्परेचर शर्त है एब्सोल्यूट हो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के इंटू टी एब्सोल्यूट। ठीक है जी, अब एब्सोल्यूट को बार बार नहीं लिखेंगे, बस एब्सोल्यूट पता होना चाहिए भैया होता है। तो अगर मैं इस के को निकालूँ तो ये बन जाएगा V अपॉन टी, और अब अगर हम इसके डायरेक्ट रिलेशन निकलवाएं तो उसका रिलेशन बन जाता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है बेटा? अच्छा, बॉयल्स लॉ जो था उसमें प्रेशर वॉल्यूम सेम था, एक चीज़ रह गई थी बताना, बता देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम तो था, लेकिन इस पूरी जर्नी में जो टेम्परेचर था बॉयल्स लॉ में उसको रखा जाता था कांस्टेंट। ठीक है ना? लेकिन जो अब हमारे पास चार्ल्स लॉ है उसमें सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रेशर है उसे रखा जाता है कांस्टेंट। पता है, आपने केमिस्ट्री में बेहतर पढ़ा पढ़ा हुआ है। अब अगर हम लोग जो है इसका एक रिलेशन, तो ये होता है। अब अगर मैं इसका एक ग्राफ बना के आपके सामने लेके आऊँ तो आए ज़रा देखते हैं जी ग्राफ के हवाले से किस तरह से काम किया जाता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे होता था टेम्परेचर, लेकिन होता था डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ पे होता था वॉल्यूम। जब इसको हम प्लॉट किया करते थे तो याद है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाया करती थी। अच्छा, हम जानते हैं कि वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब हम डायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन तो आती नहीं, उसको सिर्फ ओरिजिन से पास करना चाहिए, तो करती नहीं वो। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अभी इसको एक्सटेंड करो, चेक करो कि एरर आ कहाँ से रहा है। तो उन्होंने इसको यहाँ से जब मिलाया तो ये इस जगह पे कट करी, और इस जगह पे जब टेम्परेचर नोट किया तो आया -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमने बोल दिया 0 केल्विन। ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से जब स्केल बना था, जैसे मैंने पहले बताया था, उस तरह से काम होता था। तो इसी वजह से यहाँ पे एब्सोल्यूट का वर्ड जो है हमेशा इंक्लूड करना ज़रूरी है, और ये जो है पूरे गैस लॉस का एक तरीके से पूरा जो है क्या बन जाता है, एक पूरा लेक्चर बन जाता है, हमारे पास सारे वॉल्यूम्स आ जाते हैं। अब बेटा इन्हीं सब रिलेशंस को अगर हम आगे लेके चलें तो ये किस तरह से काम करेंगे, अब इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर दिस न्यूमेरिकल्स जो है हम करते हैं। अब बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के हवाले से बेटा मैं आपको बता चुका था कि बॉयल्स लॉ को लिखने का तरीका होता था ये P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और चार्ल्स लॉ का तरीका था V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। क्लियर है जी? अच्छा,
अब ना मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, सुनिएगा ज़रा। बॉयल्स लॉ हम ये लोग यूँ लिखा करते हैं, बॉयल्स लॉ यूँ लिखते हैं, कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्लियर है? अच्छा, पी वी इज इक्वल्स टू मोल्स है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं मोल्स आर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। अच्छा, मास चेंज हो सकता है लेकिन किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर सेम रहता है। तो अगर मैं मास को इस तरफ ले आऊँ तो ये मुझे कुछ यूँ दिखेगा, पी वी अपॉन मास इज इक्वल्स टू आर टी। अब इस चीज़ को मैं कांस्टेंट बना देता हूँ तो बेटा ये बन जाएगा पी वी अपॉन एम इज इक्वल्स टू के। तो अब अगर हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें तो बेटा अब ये मेरे पास मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे देगा, पी वन वी वन अपॉन एम वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन एम टू। तो अक्सर ना कभी कभार मास वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी गिवन दिया जाता है, तो फिर ये वाला न्यूमेरिकल जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन होता है जनरल गैस कौन अपना जनरल गैस इक्वेशन का, जो कि होती है पी वन वी वन अपॉन टी वन और बराबर हो जाती है वो पी टू वी टू अपॉन टी टू पे। क्लियर हो रही है सारी बातें? और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है वो होती है बेटा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्लियर है? तो ये बस कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए, जिन पे जो है आगे चल के डिस्कशन करी जाएगी या जिन पे आगे चल के न्यूमेरिकल जो है इन पे सॉल्व किए जाएंगे। अब एक तो हमारे पास जो है ये वाली चीज़ हो गई। अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ तो हमारे पास जब हम लोग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की बात करते हैं तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, अब प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के हवाले से हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटा, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस होता है P इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री रॉ वी एवरेज का स्क्वायर। ठीक है जी। और इसको असल में रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं ना हम लोग, ये जो होती है हमारे पास। अब ये जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है इसका बस एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए और बाकी इसके लिहाज से कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं आता, बस आपको इसका एक्सप्रेशन जो है याद होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने जो है काइनेटिक एनर्जी के हवाले से भी कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। तो जब केएमटी आपने पढ़ी थी फिजिक्स में तो आप लोगों ने काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था जो कि था 3/2 kT। क्लियर है? अच्छा, के जो होता था एवोगैड्रो अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हुआ करता था और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आर अपॉन एन ए। आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या है जी? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज डिपेंडेंट ऑन ओनली द टेम्परेचर। सही है? अच्छा, लेकिन अगर मैं पर मोल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना चाहता हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर क्या निकालना चाहता हूँ? मोल। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे 3/2 आर टी लिख देंगे बस, और ये आ जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, पर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल है बस मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये दो फॉर्मूलाज है जो आपको यहाँ पे नॉर्मली पता होने चाहिए। अच्छा, अब एक फॉर्मूला जो है बेटा वो आपके पास आता है वी आर एम एस का। ठीक है जी। वी आर एम एस इज बेसिकली रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर है? अब हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेने की वजह ज़रूरत इस वजह से पड़ती है, अगर मैं यहाँ पर जो है कंटेनर बना लूँ, ठीक है, और उस कंटेनर में मैं बोलूँ भाई एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल जा रहा है इस तरफ विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, ये वाला मॉलिक्यूल आ रहा है इस तरफ विद द स्पीड ऑफ -2 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों की एवरेज निकालूं तो इसका 2 इसके 2 से जब ऐड होगा तो ये दोनों अपोजिट पोलैरिटीज के आंसर 0 आ जाएगा, तो हमें इस माइनस को खत्म करना पड़ता है। तो माइनस को खत्म करने का तरीका ही होता है कि आप दोनों को ऐड करें और दोनों पे स्क्वायरिंग कर दें, डिवाइड कर दें 2 से, और स्क्वायर का इफेक्ट खत्म करने के लिए रूट ले लें। तो इसको पूरे काम को हम लोग रूट मीन स्क्वायर जो है कंसिडर करते हैं। समझ में आ रही सारी बातें? अब रूट मीन स्क्वायर की वजह से यही होती है ताकि आपका ये जो माइनस वाला चक्कर है खत्म किया जा सके। अब अगर मैं इसके हवाले से इस बात को जो है आगे लेके चलूँ बेटा तो हमारे पास दो रूट मीन स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं जिनको हम वी आर एम एस के फॉर्मूलाज कहते हैं। एक होता है 3 kT अपॉन मास और दूसरा जो है वो ज़्यादा आसान है मेरे नज़दीक और आपके नज़दीक भी, जो कि होता है 3 RT अपॉन मॉलिकुलर मास। किसी गैस का मास निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू उसके मॉलिकुलर मास से, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब भी वी आर एम एस का न्यूमेरिकल है आप हमेशा से सॉल्व करें। इंजीनियरिंग वालों के पास आता है क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, मेडिकल वालों के पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनसे पूछे नहीं जाते। ठीक है?
तो आए ज़रा आप लोग इसे कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं इसको लेके। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, आए ज़रा इसको पढ़ते हैं और फिर इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, आए ज़रा इसको पढ़ते हैं और फिर इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर का जिक्र है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाजमी तौर पे जो है लगेगा क्या बेटा आपके पास, चार्ल्स लॉ। ठीक है। अच्छा, ये 270 नहीं है भाई, ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मेट का मसला है इसमें। अब कहा ये जा रहा है शुरू में वॉल्यूम वी था जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर निकालो जब वॉल्यूम हो जाएगा 4V। तो फॉर्मूला हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, आपको अक्सर आता ही है। V1 की जगह V आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में करें तो उसमें क्या करें, प्लस 273 कर दें। इतनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है। अब आप इसको रख दो यहाँ पे, तो T1 की जगह पे आ जाएगा 300, V2 की जगह पे आएगा 4V, और T2 आप लोगों को मालूम पड़ना है, V से V गया, T2 उतर का गए, 304 के पास आ गया। तो बेटा 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 1200, और यूनिट क्या बन जाएगा, केल्विन। समझ में आ रही सारी बात है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन उन्होंने किस में दिए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं या केल्विन में दिए हुए हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हैं तो -273 करा दीजिएगा, वरना आपको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। तो एक तो ये वाला काम जो है यहाँ पे आसानी से हो जाता है। अब अगर हम इसको जो है आगे लेके चलें, तो यहाँ पर आपके पास ये टेम्परेचर वाला काम हो गया। अब जो है इस तरह का एक और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अक्सर इस तरह के एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं। अब वो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ, फिर आपके सामने जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो एमसीक्यू जो होते हैं, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, what will be the pressure of the gas when its volume doubles। ठीक है। अब देखें, प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र है तो आपको फॉर्मूला दिमाग में लाना है ये वाला, PV इज इक्वल्स टू के। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप इसको यूं करें, P इज इक्वल्स टू KV। अब देखें वॉल्यूम को जब डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो देखें प्रेशर के साथ जो फैक्टर है वो क्या है। अगर लेट्स सपोज ये पूरी चीज प्रेशर थी, तो देखिए जो नया प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पुराने प्रेशर के डिवाइड में 2। तो देखें वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर क्या हो गया, हाफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के बड़े आसानी से क्वेश्चन जो है आपके पास आ जाते हैं बेटा। ठीक है। तो ये वाला काम जो है आपको पता होना चाहिए। अब जो है एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका लेके आगे। अब देखो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जरा देखते हैं। अब देखें आरएमएस के लिए मैं फॉर्मूला जानबूझ के आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला। आ रही है बात समझ में। अब देखें आपको रिलेशन निकालना है वीआरएमएस का मॉलिक्यूलर मास से, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखें, जब भी इस तरह की कंडीशन आए ना, दोनों को दो इक्वेशंस बनाएं और दोनों को जो है आपस में क्या कर दिया करें, डिवाइड कर दिया करें। अब आपसे कह रहे हैं आप वीआरएमएस निकालें हाइड्रोजन की, डिवाइड कर दें वीआरएमएस ऑफ हीलियम से। क्लियर है। अब किस तरह से होगा, कैसे होगा, आए जरा देखते हैं जी इसको। तो फॉर्मूला हो जाएगा √3RT। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 1, अगर ये 2 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हो जाएगा 2 AMU। बस 2 लिख दें भाई खाली, डिवाइड बाय 3RT। हीलियम का तो मॉलिक्यूलर मास होता है 4, ये पूरा कैंसिल हो गया, पलट के ऊपर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, H2 अपॉन VHE इज इक्वल्स टू √4/2, कैंसिल करें तो क्या बन जाएगा, √2 अपॉन 1। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू V ऑफ He, यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की जो VRMS है वो हीलियम के मॉलिक्यूल से √2 टाइम्स ज़्यादा है। समझ में आ रही सारी बातें। और हम इसको लॉजिकली भी कंपेयर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, हीलियम एक भारी गैस है, तो हाइड्रोजन हल्की है तो मोमेंटम बैलेंस करने की नहीं वो अपनी स्पीड को ज़्यादा रखता है। तो इस तरीके से सारा काम जो है बेटा यहाँ पे सुकून से हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है पता होने चाहिए और आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है जी। तो आप इसको कॉपी करें। चलिए बेटा अब हम आ गए हैं उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आकर हम अपनी डिस्कशन जो है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी गैस लॉज वगैरह की सारी बातें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उस पर कोई इतना खास मुझे कुछ बताना नहीं होता।
और सिंपल सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी थी, समझाई थी, रिवाइज कराई थी। अब जो चीज़ है वो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, और वो बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ हीट। अब किस तरह से होता है, कैसे होता है, आए जी जरा देखते हैं। अब हमारे पास जो है एक जो हीट है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट, जो दूसरी है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट या लेटेंट हीट। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा भाई, अगर हीट दो और वो हीट क्या करवा दे, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसे क्या होगा, सेंसिबल हीट। और अगर हीट दो और आपकी दी गई हीट सिर्फ क्या करा दे, चेंज इन फेज, फेज का दूसरा नाम होता है स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। समझाता हूँ इस बात को, आए जरा एक ग्राफ आपके सामने बनाते हैं, फिर आपको जो है बातें और बेहतर समझ पाएंगे। चलिए अभी देखें। अब ये जो है यहाँ पर मैं रख देता हूँ हीट एनर्जी, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने पानी को हीट देना शुरू की, ठीक है। अच्छा, पानी लेट सपोज वक्त -1 पे था, तो हीट दी तो वो लेट सपोज ऊपर आ गया यहाँ पे, बिल्कुल। अब जो है पानी जो है वो किस पे है, 0 पे, क्लियर है। अब 0 पे जब मैं हीट दूंगा तो 0, हाँ जी, तो ये अब अगर मैं ऐसे बता रहा था मैं आपको कि ये हमारे पास हीट आ गई, ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा आप देखें, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि भाई अब जब आप लोगों ने टेम्परेचर देना शुरू किया तो ये ग्राफ ना थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर जब मैं और टेम्परेचर दूंगा तो ये ग्राफ और ऊपर जाएगा, तो आए जरा देखते हैं होगा क्या। अब जैसे जैसे आप और हीट दोगे तो ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये ग्राफ यूँ जाएगा थोड़ा सा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाना शुरू करेगा, क्लियर है। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जिसके जिसके आने के बाद ये ग्राफ जब दोबारा से अपने आप को स्ट्रेट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अब ये जो दो वक्त ऐसे आए जब ये काम हुआ, अगर इन पे टेम्परेचर नोट करें तो ये तो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई बात। अब ये दोनों ऐसे टेम्परेचर होते हैं बेटा जिन पर पानी की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। इस वक्त अगर मैं इस रीजन की बात करूं यहां से पहले, तो इस वक्त जो पानी है वो है आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद यहां से शुरू से लेके यहां तक का जो टेम्परेचर है वो आ जाता है लिक्विड की फॉर्म में, और फिर वो आ जाता है गैस या वेपर्स की फॉर्म में। क्लियर हो रही है सारी बातें। तो अब देखिए हुआ बेसिकली हमारे पास क्या, जब ये सारे काम यहाँ पे होते हैं तो आपको एक बात समझनी है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आने की वजह से हुआ ये, जितनी हीट आप दे रहे थे अब वो हीट यूज तो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। जैसे यहाँ पे देखें हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी हीट जा रही है वो सारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग एनर्जी खत्म कर रही है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में कोई बॉन्ड बना हुआ है, जब आप हीट देना शुरू करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज आता है। लेकिन अगर ये हीट इतनी हो जाए कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने के काबिल हो जाए, तो अब काइनेटिक एनर्जी में जाने वाली हीट खत्म हो जाती है और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फिर जो रिमेनिंग हीट बचती है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। तो जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता टेम्परेचर सेम रहता है, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है स्टेट कन्वर्ट हो जाती है, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। समझ में आ रही सारी बातें। तो ये वो दो हीट हैं, ये वो दो स्टेट्स हैं जहां पर हमारे पास जो है लेटेंट का वर्ड हम जो है नॉर्मली यूज करते हैं समझाने के लिए इसको, क्योंकि बेटा ये वो दो टेम्परेचर्स हैं, ये वो दो टेम्परेचर्स हैं जिन पे जो है सारा काम होता है स्टेट चेंज का, जिन पे जो है स्टेट चेंज होने का जो है काम होता है। तो ये भी वही स्टेट है और ये भी वही स्टेट है, ठीक है जी। और ये जो स्टेट्स हैं इनको मैं यहाँ पे अब मार्क कर रहा हूँ, ये वो स्टेट्स हैं इनमें टेम्परेचर बदलता है, ये सारी स्टेट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके हवाले से बेटा आपके सामने बात करूं तो आप जरा एक बात समझिएगा। यहाँ पे काम कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये जो मैंने स्टेट्स आपको मार्क करके दिखाई थी ये वाली, इनको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट।
ये जो स्टेट थी इसका मैं नाम जानबूझ के बोल करके लिख रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये वाली जो स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फ्यूजन में होता है कि सॉलिड से लिक्विड में चीजें कन्वर्ट होती हैं और वेपराइजेशन में लिक्विड में गैस से कन्वर्ट होती हैं। और ये जो स्लांट लाइंस हैं ये बेसिकली वो टेम्परेचर, वो हीट होती है जिसमें टेम्परेचर बदलता है और उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं। समझ में आ रही सारी बातें? तो ये चीजें आपको समझनी थी जिसकी वजह से आपको चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जो है आगे लेके चले, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब अगर मैं हमेशा इस पॉइंट पे आके बच्चों से एक कॉन्सेप्ट पूछता हूँ और वो कॉन्सेप्ट होता है इस चीज का जिसका नाम होता है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी जो है खराबी को कहते हैं सिस्टम की, रिप्रेजेंट की जाती है डेल्टा एस से। फॉर्मूला इसका होता है चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और अगर डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन होती है डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। क्या होती है जी? डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर आने वाली खराबी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उस खराबी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो जो टर्म यूज करते हैं उसका नाम होता है एंट्रोपी। ठीक है। अब वो जो खराबी आती है वो तब आती है जब चेंज इन हीट जो है अकर होता है। चेंज इन हीट जो है वो अकर होता है। क्लियर है? अब एक बात याद रखिएगा बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है फिजिक्स का कि एंट्रोपी जो है वो सेम रह भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती कभी। भाई किसी सिस्टम के अंदर खराबी आ रही है तो वो, अगर जैसे आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, अगर आप अपने आप को फ्रीज कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सिस्टम की जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है, वो एक जगह पे स्टक हो जाएगी। तो आपके सिस्टम के अंदर जो खराबी है वो तो रहेगी तो, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपके जिस्म के अंदर आपके ऑर्गन्स में खराबी आने लगती है। दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एंट्रोपी डेवलप हो रही होती है। चाय का जो कप होता है उसके ऊपर देखा, जब उसको हवा में रखते हैं उसके बाद पपड़ी सी जम जाती है, वो भी एक एंट्रोपी की जो है फॉर्म है। एक्स्ट्रा हीट आ जाए या हीट निकल जाए, ज्यादा थी कम हो जाए, कम थी ज्यादा हो जाए, चेंज आ जाए हीट में, तो एंट्रोपी आ जाती है। सही है? और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी, जितना ज्यादा हीट का लॉस हो सकेगा, उतनी ज्यादा जो है हीट होगी, हीट में एंट्रोपी होगी। सही है? अब होता ही है, अगर आप देखें तो आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी जल्दी पिघलते नहीं है, उतनी जल्दी अपने आप को लूज नहीं करते फौरन। ठीक है? तो आइस की एंट्रोपी को मैं कह देता हूं S1, लिक्विड्स की एंट्रोपी को मैं कह देता हूं S2 और गैसेस की एंट्रोपी को मैं कह देता हूं S3। ठीक है? अगर मैं बर्फ जो है ठंडी गैस कमरे में छोड़ूं तो ठंडी गैस जल्दी गर्म हो सकती है, लेकिन ठंडा पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा, और ठंडी बर्फ तो बिल्कुल जल्दी गर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो चेंज अडेप्ट करती है मटेरियल या स्टेट वो है गैसेस, उससे कम लिक्विड, उससे कम आइस। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है जरा देखते हैं। अब देखें, आइस की होती है, लेकिन आइस से ज्यादा किसकी होती है भाई? लिक्विड की। लिक्विड की होती है, लेकिन लिक्विड से ज्यादा किसकी होती है? गैसेस की। समझ में आ रही सारी बातें? तो ये वाले जो काम होते हैं और इन सब तरीकों से जो है काम किया जाता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना चाहिए। खैर जो बात रह गई थी वो मैं पूरी कर देता हूँ। तो अब अगर इसके फॉर्मूले की तरफ आए बेटा, तो आपके पास जो लेटेंट हीट होती है इनके फॉर्मूला कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हमें भाई लेटेंट हीट के फॉर्मूलाज जो है लिखने हैं, लेटेंट हीट के, तो पहले लिख देता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा अगर लिखें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है? अच्छा, अब लेटेंट हीट है तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो ग्राफ था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाया करता था। तो लेटेंट हीट जब होती है तो टेम्परेचर में किसी भी किस्म का जो चेंज है वो नहीं आता। तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखा भी प्रेस ही जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम सिर्फ मास को लेटेंट फ्यूजन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है कांस्टेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हर मटेरियल की नहीं अलग अलग होती हैं। और इसी तरह से अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला जो है जज करें तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है M × HV।
मास इनटू लेटेंट कांस्टेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिखें जिसको हम लोग कहते हैं सेंसिबल हीट। अब सेंसिबल हीट को आप लोगों ने सेंसिबल हीट के नाम से नहीं बल्कि स्पेसिफिक हीट के नाम से पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से। ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आप लोग जो फॉर्मूला यूज़ किया करते थे इंटर में वो होता था Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है जी। बेटा ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, फ्यूजन और वेपराइजेशन की मैंने तरीका बता दिया, लेकिन एज सच इनके हवाले से कोई सवाल एज सच आता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूलाज की बात करें तो उसके हवाले से सवाल आता है, उसको हम लोग जो है अलग अलग जगहों पे यूज़ करते भी हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें बेटा आपको नॉर्मली जो है पता होनी चाहिए। इसके कांस्टेंट हमें याद करने चाहिए या यहाँ भी कह दो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो तो आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है 4200 और यूनिट होता है उसका जूल्स पर केजी इंटू केल्विन। ठीक है भाई, ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। ऑल फॉर दिस। अब हम जो हैं डिस्कस करेंगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने पुराने वाले टॉपिक में जो है छोड़ दिए। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पुराना टॉपिक था वो हमारे स्पेसिफिक हीट के हवाले से था, और उसके जो है न्यूमेरिकल्स जो हैं आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल्स किस तरह से होंगे, क्या होंगे, आए ज़रा इनके हवाले से अब बात समझते हैं। अच्छा भाई, अब मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अगर मैं इसको आपको पढ़ के दिखाऊं, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ दिस मीटर्स, फाइंड इट्स फाइनल टेम्परेचर। आपको फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना है एट द बॉटम व्हेन इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज दिस। अच्छा भैया, इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। कहा कि जा रहा है कुछ पानी है और उसको जो है हमने हाइट से ड्रॉप किया है। ठीक है। अब जब वो हाइट से ड्रॉप होता हुआ नीचे आ रहा है तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ आपको, लेकिन जब भी आपको समझ में ना आए कि भैया ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होगा या किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हमेशा समझ जाएगा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। अब किस तरह से लगेगी, जब हाइट पर है तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। नीचे आते आते टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब काइनेटिक की जगह अब कौन सी एनर्जी लेनी पड़ेगी, हीट। तो हम इक्वेट कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो बचपन से जानते हो, mgh। हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा हीट के लिए अब हमें यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगाना है हीट का जो टेम्परेचर बदलती है, जो कि बराबर होती है mc डेल्टा टी के। m से m कैंसिल, क्या बचा, जी जो होता है वो होता है 10, हाइट है 8400, पानी की स्पेसिफिक हीट याद करवा चुका हूँ 4200, T2 माइनस T1। ठीक है। अब देखें इसके 840 सॉरी, दो जीरो से कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस T1 के। अच्छा भाई, तो T2 को अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20 प्लस 273। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 22 और 273। तो आप में कैलविन में कन्वर्ट करना था ना, मैं डायरेक्टली ये पे कर लिया। तो जब मैं 22 को ऐड करूँगा तो ये जाएगा 592, तो आंसर आ जाएगा 295 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में करना तो -273 करने, फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से काम किया जाता है, इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाता है बेटा। ठीक है जी। अब आप इसे कॉपी करें। चलें जी, यहाँ तक तो ये हमारे छोटे छोटे से टॉपिक जो थे वो एंड हुए। अब जो है हम अब एक मेजर टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है बेटा एक तरह की स्टडी है जिसमें a study in which we deals with the phenomena of getting work from heat energy। एनर्जी से मूवमेंट हासिल करने का नाम कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब किस तरीके से इस पे काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, अब जो है हमें इस बारे में जो है बात करनी। तो आए ज़रा इसके बारे में समझते हैं। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ
फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है जिसके बारे में मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो जिस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं सिस्टम, और ये इस जगह पे रखी हुई है। तो ये जो है क्या कहलाएगी, इसकी सराउंडिंग। अंडे जैसा बन गया लेकिन ये अंडा है नहीं असल में, ठीक है। अंडे जैसा बन गया लेकिन ये अंडा है नहीं असल में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी चीज़ आपको बताऊँ, ये सिस्टम है और ये इसकी सराउंडिंग है, और ये वो बारीक सी इमेजिनरी लाइन है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। इसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री, ठीक है जी। तो ये सब बातें की जाती हैं यहाँ पे। अब इस सिस्टम के अंदर होगा क्या, सिस्टम के अंदर हीट होगी, और ये हीट जो है किसी की तरह से किसी तरह के वर्क में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब कैसे कन्वर्ट होगी, क्यों कन्वर्ट होगी, अब हमें जो है इसके बारे में जो है बात करनी पड़ेगी, या इसको जो है समझना पड़ेगा। अब कैसे समझते हैं, आए जरा इसके हवाले से देखते हैं जी। अब सबसे पहले बेटा, अब अगर हम इसके हवाले से जो है बात करें, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो है पढ़ना है इस चीज़ को जिसका नाम होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आए ज़रा यहीं से बात स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा जी, अब अगर मैं इसके हवाले से आपके सामने जो है बात करूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसकी स्टेटमेंट भी है कि जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी होती है। तो उसको अगर एक्सप्रेशन लिखें तो उसका एक्सप्रेशन ये होता है, ये कहता है ये हमसे कि हम जितनी सिस्टम को हीट देते हैं, वो हीट दो काम करती है सिस्टम के साथ। एक तो वो सिस्टम को गर्म कर देती है, और दूसरा वो सिस्टम के अंदर वर्क प्रोड्यूस करवाती है। आइए बात समझ में। तो ये जो बेसिक एक्सप्रेशन है ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक एक्सप्रेशन। अब इसमें जो है मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हुआ चलता हूँ। इसके अंदर ये जो फैक्टर है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, जो सिस्टम की हीट होती है जो प्रोवाइड की जाती है, निकाली जाती है। ये जो फैक्टर होता है ये होता है इंटरनल एनर्जी का, और ये जो फैक्टर होता है इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम का वर्क या वर्क डन या मूवमेंट, उसकी जो भी आप कहना चाहें। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, ये डिपेंडेंट होती है किस पे, टेम्परेचर पे, और ये डिपेंडेंट होता है प्रेशर पे और वॉल्यूम पे, चेंज इन वॉल्यूम पे, ठीक है ना। तो अब हमें इनके हवाले से जो है कुछ बात करनी पड़ेगी और उसको जो है आगे लेके चलना पड़ेगा। अब हम जब भी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसकी हीट की जाने की वजह से वो दो काम करता है। एक तो वो सिस्टम को गर्म कर सकता है, और दूसरा वो सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये सारे काम किस कैसे होंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, अब हमें इनके हवाले से जो है कुछ बातें करनी है और उसको जो है समझना है। तो अब हम इसको समझने की लिए, इसको आगे लेके चलने के लिए चार प्रोसेसेस हैं जो पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। वो चार प्रोसेसेस कौन सी हैं? एक प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर मैं शुरू में इन दोनों प्रोसेस को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, तो देखिए आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हुआ है कि आइसो का मतलब होता है ऐसी चीज जो सेम रहे। बैरिक का जो वर्ड है बेटा, वो हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, प्रेशर से। तो हम जानते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक किस्म की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ बदल सकता है, लेकिन प्रेशर जो है वो क्या रखा जाता है जी, सेम रखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो है इस बात को याद रखिएगा कि कुछ भी बदल जाए आइसोबैरिक प्रोसेस में, लेकिन एक चीज नहीं बदलती जिसका नाम होता है प्रेशर। तो अब अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के हवाले से आपको जो है बताना शुरू करूं, तो उसकी बड़ी सिंपल सी इंपॉर्टेंस है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। आइसोबैरिक प्रोसेस में सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो है बेटा, जो फॉर्मूला होता है वो कुछ यूँ लिखा जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह आ जाता है पी डेल्टा वी।
ये वर्क का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसकी डेरिवेशन आप लोग केमिस्ट्री में करके आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आइसोबैरिक के हवाले से अगर हम एक नॉर्मली ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग जो पीवी कर्व बनाते हैं उसमें हम करते कुछ इस तरह से, उसमें हम जो है प्रेशर को रखते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस और वॉल्यूम को रखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमेशा एक बात याद रखें, वॉल्यूम तो यहाँ पे चेंज होता है लेकिन प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपके पास जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पर हमें मिलती है, ठीक है जी। इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है जिसमें थ्रू आउट द जर्नी प्रेशर जो है वो सेम रहता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। और इस लाइन को जो है हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पे आइसो बार। क्लियर है? तो ये वाला काम किया जाता है। लेकिन अब अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे आऊँ तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम को रखा जाता है शुरू से लेकर आखिर तक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका एक ग्राफ आपके सामने बनाऊं बिल्कुल एज इट इज, तो अब देखें इसके बारे से बात समझिएगा। यहाँ पर जो है प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। अब प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी, ठीक है जी। जिसमें वॉल्यूम बदल सकता है लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम सेम रहेगा, प्रेशर बदल सकता है। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं आइसोकोर, ठीक है जी। क्लियर हो रही है सारी बातें? तो इस तरीके से सारा काम जो है बेटा यहाँ पर किया जाता है। अब इसी तरीके से एक बहुत दो, अब जो प्रोसेसेस आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। और उनमें से एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस। और इसी से मिलती जुलती एक प्रोसेस है जिसको हम समझेंगे यहाँ पे, जिसका नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, सुनिएगा जरा। कहा यह जाता है कि अगर आप लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करनी है तो टेम्परेचर को कर दो कांस्टेंट, ताकि चेंज इन टेम्परेचर हो जाए जीरो और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हो जाए जीरो। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, आइसोकोरिक में जो एक्सप्रेशन होता है वो यूं हो जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। यहाँ पे वर्क डन होता ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं होता। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें मिलता है मिनिमम वर्क, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आइसोथर्मल के वाले से बात करें तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। तो अब जो एक्सप्रेशन होता है वो सिर्फ यूं बन जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो हो जाता है तो ये सिर्फ बन जाता है डेल्टा डब्ल्यू। और यहाँ पर जो जितनी भी हीट दो वो सबकी सब वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें किसी किस्म का लॉस नहीं मिलता, बल्कि हमें मिलता है क्या बेटा, मैक्सिमम काइंड ऑफ अ वर्क। क्लियर हो रही है सारी बातें? अच्छा, अब एक बात बताना चाहूंगा, सिस्टम के अंदर अगर हमें टेम्परेचर को सेम रखना हो तो ये सारे काम किस तरीके से किए जाते हैं। अगर आपको सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को सेम रखना हो तो एक बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, आप अपने हाथ को रगड़ना स्टार्ट करें, आपको बात समझ आएगी। अगर आप अपने हाथ की उंगलियों को बहुत तेज तेज रगड़ते हैं, आवाज आ रही है इस तरह से, तो इतनी जल्दी हीट जनरेट होगी कि आपका हाथ गर्म हो जाएगा, हथेलियां गर्म हो जाएंगी। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से रगड़ें हल्के हल्के, आवाज आ रही है, तो अब क्या होगा, अब आपका हाथ गर्म नहीं होगा, क्योंकि जितना आप हल्के हल्के रगड़ रहे हैं उतनी देर में हीट जाती है और होके वापस आ जाती है, तो वो टेम्परेचर को सेम रखती है और आपकी जो गर्म जगह है उसको ठंडे होने का टाइम मिल जाता है। तो एक सिंपल सी प्रोसेस है बेटा, अगर हम किसी पिस्टन के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं, हमने एक लेट्स सपोज एक पिस्टन बना लिया यहाँ पे, और उस पिस्टन के अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की जा रही है, तो बाय डूइंग स्लो compression and expansion we can achieve isothermal process। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। एडियाबैटिक की जो कहानी है, ग्राफ में दोनों के बाद में समझाऊंगा। एडियाबैटिक की जो कहानी है वो ये है कि इसमें हीट का चेंज जीरो हो जाता है, ना तो हीट सिस्टम के अंदर आती है ना तो नहीं जाती, और ये एक तरह की आइडियल प्रोसेस जो है हमारे सामने बन जाती है। अच्छा, इसको करने के लिए हमें करना ये पड़ता है कि हम सिस्टम को हल्के हल्के मूव नहीं करवाते बल्कि बड़े तेज तेज मूव करवाते हैं। क्यों? अगर हल्के हल्के मूव करवाऊंगा, करीब लाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, तो बेटा
सिस्टम के अंदर हीट आने और जाने का टाइम मिल जाएगा उसको। अगर हमें सिस्टम की हीट को इसके अंदर ही स्टोर करके रखना है, बाहर नहीं जाने देना, तो देखिए सिस्टम की हीट को कंडक्शन की मदद से बाहर जाने में और अंदर आने में कुछ टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे करते हैं बाय डूइंग फास्ट कंप्रेशन एंड expansion we can achieve adiabatic प्रोसेस। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है। तो तभी मैंने इन दोनों प्रोसेसेस को बिल्कुल बराबर बराबर रख के पढ़ा है, ताकि आपको दोनों का फ़र्क समझ में आए और दोनों के बारे में जो है आप लोग हर चीज़ जो है जान सकें और उसको समझ सकें बेटा। ठीक है जी। तो इस तरीके से इन दोनों प्रोसेसेस में जो है काम किया जाता है और ये दोनों प्रोसेसेस एज इट इज़ जो है पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर अब मैं इनके एक्सप्रेशन की तरफ आऊँ तो देखें, एडियाबैटिक में जो एक्सप्रेशन होता है बेटा वो कुछ यूँ लिखा जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो ज़ीरो हो गया। तो अब आपके पास, अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा नीचे कर लूँ, तो बेटा अब आपके पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनता है वो बन जाता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इस माइनस डेल्टा डब्ल्यू का मतलब जब भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगी सिस्टम के अंदर, सिस्टम को अपनी खुद की एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन बाहर से सिस्टम एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। तभी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होता है नेगेटिव वर्क। क्लियर हो रही है सारी बातें? अब जो चीज़ रह गई थी बेटा, मैं वो चीज़ आपको बना के दिखाया था, यानी कि इन दोनों के ग्राफ्स आए ज़रा बनाते हैं। वही काम करेंगे, प्रेशर यहाँ रखेंगे, वॉल्यूम यहाँ रखेंगे। अगर मैं आइसोथर्मल का ग्राफ बनाऊँ तो आइसोथर्मल का ग्राफ नहीं बनता, एक कर्व सा बन जाता है। ठीक है। लेकिन अगर उसके बरक्स मैं यहाँ पे एक एडियाबैटिक का ग्राफ बनाता हूँ तो एडियाबैटिक का ग्राफ जो है बिल्कुल स्टीपर बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर का लॉस होता है वर्क के निकलने की वजह से। समझ में आ रही सारी बातें? तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्म और इसको हम लोग कहते हैं एडियाबैट, जो कि ज़्यादा स्टीपर होता है किसकी वजह से? आइसोथर्मल के बजाय। आइसोथर्मल से ज़्यादा स्टीपर होता है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है जी। तो अब अगर हम इन चारों ग्राफ्स को एक जगह प्लॉट कर दें तो ये है आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इस तरह से जो है कर्व बनते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो ये वो सारी प्रोसेसेस है जिनके बारे में आपको बेटा पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो ये थी, लेकिन जो वर्क था वो बन जाता था पी डेल्टा वी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है काम था। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, आए ज़रा देखते हैं जी इसको। चलिए जी, अभी न्यूमेरिकल हमारे सामने आए, ज़रा इसको पढ़ते हैं। कहा कि जा रहा है कि भाई 2000 जूल ऑफ हीट जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करी गई है, जिसने इंक्रीज कर दिया इंटरनल एनर्जी को 1000 जूल्स पे। तो आपको वर्क भी निकालना है और साथ साथ क्या निकालना है? चेंज इन वॉल्यूम। जब प्रेशर कितना है? 2 atm। ठीक है जी। आए ज़रा स्टार्ट देखते हैं इसको। अच्छा बेटा, फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखिए वर्क निकालना तो बड़ा बच्चों वाला काम है। आप सिर्फ इस क्यू में से डेल्टा यू को माइनस कर दें। क्यू था 2000, ये था 1000, तो वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1000 जूल्स। ठीक है। अच्छा, अब वर्क आ चुका तो प्रेशर निकालने में कौन सा मसला है? वर्क बराबर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के। अब ये निकालना है तो इसको डिवाइड में कर देते हैं। तो बेटा अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो मैं इस वर्क को डिवाइड कर दूंगा किससे बेटा? प्रेशर से। वर्क हमारे पास आ गया 1000। अच्छा, प्रेशर के साथ मसला ये, प्रेशर का यूनिट एटीएम है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेशर का यूनिट जो है वो होना चाहिए न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो एक सिंपल सी जुगाड़ बता रहा हूँ, जब भी कोई एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना हो, ये पास्कल होता है ना, तो कुछ ना करें, सिर्फ उसको नंबर को लिखें और उसके साथ एक्सपोनेंशियल 5 लगा दें, बस जिंदगी आसान है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही लिखें और उसके साथ लगा दें एक्सपोनेंशियल 5। अब देखें एक सिंपल सा काम करते हैं, इसके साथ 3 जीरो है तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 1 एक्सपोनेंशियल 3 और ये आ गया 2 एक्सपोनेंशियल 5। ये इससे कटा, बचा कितना? 2। 2 को ऊपर फेंकें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंशियल -2। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये 1/2 जो है कितना हो जाएगा? 0.5 और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -2। इसका मतलब 0.2 प्लेस पीछे है, ये बन जाएगा 0.005 और यूनिट बन जाएगा मीटर का क्यूब। सही है बेटा। तो इस तरीके से हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और इसके जो वॉल्यूम है वो उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसे जो है कॉपी करें।
सही है जी, आप इसे कॉपी करें। चलें अब आगे चलते हैं इसको लेके। अब ये हमारे पास नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स से सवाल होता है, लेकिन ये बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये इतने आसान होते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करने में कोई मसला नहीं होता और ये सारे सवाल जो है एज इट इज हो जाते हैं। असल जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा हमारे पास वो आते हैं इस टॉपिक से, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? अब ये लॉ किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, आए जरा देखते हैं जिसको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो हैं दो। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं क्लॉजियस स्टेटमेंट। सही है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में पहले कुछ समझते हैं फिर आगे बात जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि भाई जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो किस तरीके से काम करती है, लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी जो एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। समझ में आ रही सारी बातें? क्वांटिटी का मतलब सिस्टम बड़ा हो तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और सिस्टम छोटा हो तो उसको एनर्जी कम चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब ये किस तरह के सिस्टम को किस तरह की एनर्जी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से ख्याल रखिएगा। चलें जी शुरू करते हैं। तो असल में केल्विन स्टेटमेंट जो है बेटा हमारे पास काम करता है किस पे? हीट इंजन्स पे। और क्लॉजियस जो है वो काम करता है किस पे भाई? वो काम करता है रेफ्रिजरेटर्स पे। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स थी क्या? आए जरा समझाता हूँ मैं आपको। चलें जी समझें। कहा ये जा रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम एन इंजन बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर एंड नहीं है देन है लोअर देन कोल्डेस्ट ऑफ इज सराउंडिंग। और ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। असल में जो हीट इंजन बनते हैं बेटा उनके अंदर हमें हीट को फ्लो करवाना पड़ता है। अब हीट इंजन असल में होते क्या है? हीट इंजन के अंदर एक जो बॉडी होती है उसे हम लोग कहते हैं हमारी हॉट बॉडी, या इसको हम लोग सोर्स भी कहते हैं, और ये दोनों के अंदर जो है मौजूद होती है। ठीक है जी, हॉट बॉडी। दूसरा, टेम्परेचर को डिफरेंस क्रिएट करवाने के हम नीचे लगा देते हैं कोल्ड बॉडी, इसको हम लोग सिंक भी कहते हैं, और ये कोल्ड बॉडी यहाँ भी मौजूद होती है, कोल्ड बॉडी। अच्छा भाई, इसके अंदर जो हीट होती है उसे कहते हैं Q1 और उसका जो टेम्परेचर होता है उसे कहते हैं T1। इसकी जो हीट होती है उसे कहते हैं Q2 और उसका जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं क्या बेटा? T2। सही है जी, ये बात समझ में आती है आपके? अब हम करते कुछ इस तरह से हैं, जब हम इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हीट ऊपर से नीचे लेके फ्लो करती है, उसके साथ हम लगा देते हैं क्या? एक हीट इंजन लगा देते हैं। अब ये हीट इंजन काम कनेक्ट कर देते हैं तो हीट ऊपर से नीचे लेके फ्लो करती है, उसके साथ हम लगा देते हैं क्या? एक हीट इंजन लगा देते हैं। अब ये हीट इंजन काम कुछ इस तरह से करता है, ये ऊपर से आने वाली हीट को लेता है जो हम कहलाती है Q1, उसमें से कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? Q2 के अंदर। और जो बच जाता है, सॉरी, कुछ हिस्सा जो है कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? वर्क के अंदर। और जो बच जाता है वो किसके अंदर चला जाता है? Q2 के अंदर चला जाता है। यानी कि आपने गाड़ी स्टार्ट की, पेट्रोल आया, जला, पेट्रोल ने इंजन को घुमाया, इंजन ने उससे व्हील घुमाया, और जो पेट्रोल व्हील नहीं घुमा सका, जाया हो गया, वो धुआं बन के बाहर निकल गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका बेटा? हीट इंजन का। तो केल्विन ने ये कहा कि भाई अगर आपको लगातार वर्क चाहिए तो आपको लगातार हीट का फ्लो चाहिए, और हीट का फ्लो से तब होता है जब दोनों बॉडीज के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करे। अगर मैं इस ठंडी बॉडी को, इस गर्म बॉडी को भी ठंडा कर दूं तो टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हुआ तो किसी किस्म का कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है जी,
ये हमारी गाड़ी का नॉर्मल हीट इंजन होता है। जो क्लॉजियस की स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, क्लॉजियस की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपको हीट को उल्टा चलाना है, यानी कि आप चाहते हैं कि हीट कोल्ड बॉडी से निकल के हॉट बॉडी में जाए, ये रेफ्रिजरेटर की कहानी है। आप जिस कमरे में बैठते हैं अगर वहां पे एसी लगा हुआ है तो वो करेगा क्या, वो उस कमरे की गर्मी को बाहर निकाल के कमरे को ठंडा कर देगा और उसके अंदर फर्दर जितनी गर्मी ऐड हो रही है उसको निकाल के बाहर एनवायरनमेंट में फेंक देगा। आउटर लगा होता है ना बाहर। तो असल में ये काम होता किस तरह से, यहाँ पर भी एक इंजन लगाया जाता है और इस इंजन को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, सही है। अब रेफ्रिजरेटर यहाँ से हीट उठाता है, कौन सी हीट उठाता है, Q2, यहाँ फेंक देता है। लेकिन अब ये सारे काम करने की नहीं है, देखें एरोस उल्टे हो चुके हैं। जब एरो ऊपर से नीचे था तो वर्क मिलता था, अब एरो नीचे से ऊपर है तो वर्क देना पड़ेगा। यानी कि जब आप एसी ऑन करते हो तो आपको बिजली सप्लाई करनी पड़ती है ना बेटा। तो ये वाली कहानी है, यहाँ पे समझ में आ रही सारी बातें। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल जो काम किया जाता है। यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या होता है, वर्क, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या होता है, कूलिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं कि भाई दोनों स्टेटमेंट एक बात करती हैं अलग अलग बात करती हैं। तो मैं एक बात समझाता हूँ आपको, सुनिएगा जरा। Q1 यहाँ पे 200 में डिवाइड हो रहा है Q2 और डेल्टा डब्ल्यू में, तो मैं कह सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, Q1 इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे लिखें तो Q1 जो है बेटा आपके पास बराबर हो जाएगा Q2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। और अब अगर डेल्टा डब्ल्यू निकालें तो Q2 को उधर फेंक दें तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के। ठीक है जी। ये बहुत गंदा लिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। हाँ जी, तो जो गंदा लिख रहा था उसको मैंने सही कर लिया। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू निकालूं बेटा तो ये डेल्टा डब्ल्यू जो है बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे समझ में आ जाती है। ठीक है जी। अब अगर इसके हवाले से हम और आगे चल के बात करें तो बेटा यही काम जो है यहाँ पर भी हो रहा है। अगर आप देखें तो Q2 और डेल्टा डब्ल्यू मिलते हैं तो Q1 बनता है ना। तो मैं कहा मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई Q2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू Q1, तो गलत नहीं होगा। डेल्टा डब्ल्यू निकालना तो ये फिर इधर चला जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों इक्वेशंस ने हमें ये बता दिया कि भाई ये जो लॉ है ये आपस में दोनों के दोनों जो है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट लॉज हैं ये। यानी कि दोनों का बात करने का तरीका अलग है लेकिन दोनों की जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा। तो अब ये फॉर्मूले जरा याद रखिएगा कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। फिर हम इसको जहाँ आगे चल के यूज़ करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अब इसके हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है हमारे पास हमारे कोर्स में कार्नोट इंजन। अब ये कार्नोट इंजन क्या है, किस तरीके से काम करता है, आया ज़रा समझते हैं। अगर मैं इसके हवाले से बताना शुरू करूँ बेटा तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा, मैं आगे सामने बताता हूँ उसको। अच्छा जी, तो कार्नोट इंजन जो है बेटा हमारे पास अगर इसके बारे से बात करें तो कार्नोट इंजन जो है वो एक तरह का आइडियल इंजन है। ठीक है जी। अच्छा, आइडियल होने का मतलब ये एक ऐसा इंजन है जो कि फ्री है किसी भी किस्म के लॉसेस से। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लॉसेस, जैसे कंडक्शन लॉस, रेडिएशन लॉस, हर तरह के लॉसेस से ये फ्री है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमेशा 100 से कम आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हीट इंजन का काम होता है अपने आप को बार बार कंटिन्यू करना, अपने आप को बार बार रिपीट करवाना या अपनी साइकिल को बार बार जो है वो चलाना। तो अब काम कुछ ऐसे होता है बेटा कि अगर हम किसी इंजन को जो है चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा इंजन है जो काम कुछ इस तरीके से करता है कि अल्लाह आपको भला करे, उसमें जो है हम हीट देते हैं। वो हीट को जो है हीट, अब फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, सही है। सपोज सपोज करेगा इसी तरह का एक सिलेंडर है ये जो बने हुए हैं, उसके अंदर गैस भरी हुई है। आपने गैस को हीट किया, गैस ने एक्सपेंड किया,
और आपने पिस्टन के ऊपर कुछ लोड रखा हुआ था, वो लोड एक्सपेंड होने की वजह से ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब वो लोड आपने उठा लिफ्ट तो कर दिया, लेकिन इंजन को वापस भी तो लाना है, तो हीट निकालनी पड़ेगी। जब हीट निकालेंगे तो एफिशिएंसी गिरेगी। तो हमारे पास जो काम है बेटा, वो हमेशा होता है इस तरीके से कि हमें जो है इंजन को बार बार रिपीट करवाना पड़ता है, बार बार चलाना पड़ता है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से जो है हमारे पास जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या कहना चाहिए, एफिशिएंसी जो है वो 100 से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइडियल समझ के इस गलत फहमी में मत रहेगा कि 100 होगी, 100 से कम होती है भाई। अब ये सिस्टम काम किस पे करता है, ये पूरा पिस्टन सिस्टम काम करता है कार्नोट साइकिल पे। और कार्नोट साइकिल के अंदर होते हैं 4 स्टेप्स, जो मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और आखिरी जो चौथा होता है वो हो जाता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक मैंने ऐसे लिख दिया, सही है। अब देखें यहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं। अब देखें काम कुछ इसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमने इसके इसके को हीट देते हैं, इसकी वजह से गैस एक्सपेंड होती है, पिस्टन ऊपर जाता है, ठीक है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन चल रही है। अब उसके बाद हीट हमने दे दी, अब हमें पिस्टन को रोकना है, तो हम हीट देना बंद कर देते हैं। हीट देना बंद करने का मतलब, अब हम इसके नीचे रख देते हैं इंसुलेटर। हीट जाना बंद हो गया, ना हीट निकल रही है ना जा रही है। तभी कौन सी एक्सपेंशन हुई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हीट नहीं जा रही तो पिस्टन अपने आप को एक वक्त आता है रोकना शुरू करता है, और रोकते 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 उतना ऊपर चला जाता है। अब हम करते क्या है, सिस्टम को नीचे बुलाते हैं। तो नीचे बुलाने की ना हमने इसके अंदर से हीट निकालनी थी, तो हम इसके नीचे रख देते हैं कौन सी बॉडी, कोल्ड बॉडी। तो देखें हीट निकलना शुरू हुई, पिस्टन नीचे आना शुरू हुआ। अब नीचे आने को रोकने की नहीं, हम इसकी हीट को निकालना बंद करते हैं। निकालना बंद करने का मतलब, हम इसके नीचे रख देते हैं इंसुलेटर, और पिस्टन अपने इनर्शिया को ओवरकम करते हुए एट लास्ट आते हुए यहाँ पे रुकता है। फिर ये साइकिल स्टार्ट होती है, फिर ये यहाँ पे खत्म होती है। तो अगर आप इसका एक स्कीमेटिक बना लें, एक ग्राफ बना लें, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, और फिर एट लास्ट नीचे आके दोबारा शुरू कर देता है अपने आप को। पूरी साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जिस लेवल से स्टार्ट होता है उसी लेवल पे आके एंड होता है। तो इसी वजह से इस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो हमेशा रहता है 0, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो शुरू से लेकर आखिर तक रहती है कांस्टेंट। अब देखें ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रोसेस जहां से शुरू हुई वहीं पे आके एंड हो रही है। समझ में आ रही सारी बातें। इसी वजह से सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा रहती है सेम, यानी कार्नोट इंजन के अंदर एंट्रोपी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। एंट्रोपी हमेशा उसके अंदर आती है जिसके अंदर खराबी एक बार आ जाए तो वो ओवरकम ना हो सके। लेकिन इसके अंदर जो खराबी आ रही है वो सारी सारी रिटर्न हो रही है। समझ में आ रही सारी बातें। तो इस तरीके से काम होता है। अब अगर मैं आपके सामने इसका एक ग्राफ बनाऊं, तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं कार्नोट साइकिल। इंटर में बहुत नंबर कटे होंगे आप लोगों के इस ग्राफ को गलत बनाने की वजह से। ये है प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। अच्छा बेटा, सबसे पहले 1 से 2 तक गए, 1 से 2 तक था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राफ यूं आता है। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ग्राफ और आगे जाएगा लेकिन अब बहुत स्टीपर हो जाएगा। उसके बाद होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब पीछे की तरफ वापस आएगा। और फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो ये फिर वापस आ जाता है इस जगह। आ रही है बात समझ में। तो ये इस तरह से गलत बना दिया, यूं ही सही है, ठीक है जी। तो ये है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और 4 से 1। 1 से 2 तक गया तो उसने हीट को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करवाया। उसके बाद 2 से 3 तक कुछ नहीं हुआ, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाया। अब 3 से 4 तक आने में इसने यही हीट जो है यहाँ से बाहर निकाल दी, क्यू आउट कर दिया इसको, और फिर ये वापस अपनी पुरानी जगह पे वापस आ गया। समझ में आ रही सारी बातें। तो इस तरीके से काम करता है, और सिस्टम जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है। अब बेटा मैं इसके फॉर्मूले आपको ड्राइव नहीं करवा रहा, मैं इसके फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करवा देता हूँ। इसकी एफिशिएंसी के फॉर्मूले हम सबने पढ़े थे। इसके एफिशिएंसी के फॉर्मूले होते थे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। इसी का एलसीएम ले लो तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है, डेल्टा W अपॉन Q1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी का एलसीएम ले लो तो ये इसमें भी चेंज हो जाता है,
डेल्टा टी अपॉन T1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिनसे आपके सारे कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जो था, ये कहानी थी किसके हवाले से, कार्नोट इंजन के हवाले से। लेकिन एनटीएस वाले एक बार रेफ्रिजरेटर का सवाल ही पूछ चुके हैं। तो अगर इसी साइकिल को बेटा मैं कुछ इस तरीके से बना बेटा मैं कुछ इस तरीके से बना तो बेटा मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, समझिएगा जरा। बहुत गंदा बनाया। सही है ना, ठीक है। एक तो भाई इसके अंदर बीमारी है ही। अब यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तब जो हीट यहाँ से निकल रही थी अब वो यहाँ से घुसेगी और यहाँ से निकलेगी। तब ये बन गया रेफ्रिजरेटर। पहले यहाँ से जो उसका एरिया था, अगर आप इसको निकालें तो इस एरिया से हमें मिलता था आउटपुट ऑफ वर्क, सही है ना। लेकिन यहाँ से अगर हम इसका आउटपुट निकालें तो हमें कूलिंग मिलती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर है, जैसी बात है। अब रेफ्रिजरेटर के लिए नए फॉर्मूले बनेंगे, हाँ नए फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी कहानी होगी, जो फॉर्मूले पहले थे ना डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 के, अब उसको Q2 कर दें, बस खत्म कहानी। जो पहला फॉर्मूला था डेल्टा टी अपॉन T1 का, अब उसको खाली T2 कर दें, बस खत्म कहानी। बस ये बन जाता है फॉर्मूला आपका। आगे बात समझ में। तो ये है बेटा ओवरव्यू ऑफ कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अब नए करेंगे इसके न्यूमेरिकल और इस चैप्टर को कंक्लूड लिखने जा रहे हैं। हमारे पास आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं जी बिलोंग करते हैं कार्नोट इंजन के हवाले से। ठीक है जी। तो अब किस तरह से होगा, कैसे होगा, आए ज़रा देखते हैं और फिर इसके हवाले से जो है बात करते हैं। अच्छा बेटा, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास जो काइनेटिक एग्जाम कार्नोट इंजन है, इसके कुछ एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले हमने देखे थे। अब हम जो है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर तरीके से हमारे पास जो है डेवलप हो जाएगी। चलिए जी देखते हैं ज़रा इसको। हाँ जी, तो अब ज़रा इसको देखते हैं। अब कहा ये जा रहा है बेटा कि इसमें हमारे पास जो इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी हमें यहाँ पर गिवन है, वो एफिशिएंसी जो है जी वो है 20%। ठीक है जी। और जो हीट और सोर्स और सिंक हमें मालूम करनी है, यानी कि एफिशिएंसी हमें गिवन है 20%। और आसान से अल्फाजों में Q1 निकालना है और Q2 निकालना है, और वर्क गिवन है कितना, 1000 जूल। तो बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब अगर मैं Q1 निकाल लूँ यहाँ से तो ये बन जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी इंटू 100। ठीक है जी। अच्छा जी, वर्क है 1000 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो तो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ उससे तो ये बन जाएगा 5, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ इससे तो Q1 का जो आंसर है वो आ जाएगा 5000 जूल्स। ठीक है। अब हम एक बात शुरू से जानते हैं बेटा कि हमारे पास जो वर्क था उसका मैंने फॉर्मूला पहले भी लिख के बताया था, वो बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। तो अगर मैं Q2 निकालना चाहूँ तो मैं Q1 में से डेल्टा डब्ल्यू को माइनस कर देता हूँ। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 5000 है, ये 1000 है, तो Q2 जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा कितना, 4000 जूल। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से सारा काम जो है यहाँ पे किया जाएगा और न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया जाएगा। चलिए जी कॉपी करें आप इसको। अब ये जो सवाल है बेटा, ये एनटीएस का एक सवाल है। इसकी वैल्यूज़ मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी हैं, लेकिन आपको ट्रेंड पूरा समझ में आ जाएगा इसका। अभी रेफ्रिजरेटर के हवाले से सवाल है। रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इट सिंक इज -3 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री यहाँ पे बन नहीं सकता तो मैंने ऐसे लिख दिया। एंड ऑफ सोर्स इज 100 डिग्री। सही है। क्या थोड़ा सा डेटा बनाया था, पेपर में तो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये 100 है और ये जो है भाई वो -3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। फाइंड द हीट ऑफ द सिंक। फाइंड द हीट ऑफ द सिंक इज, नहीं ये इस तरह से नहीं होगा, इसमें एक थोड़ा सा मसला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है आपसे यहाँ पे, उसको काट देते हैं। Q2 गिवन है और वर्क निकाला है। ठीक है जी। फाइंड द हीट ऑफ द सिंक, इसमें फाइंड नहीं था, बस ये था द हीट ऑफ द सिंक इज दिस एंड फाइंड द वर्क डन एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर। सही है जी। अब काम कुछ इस तरीके से होगा बेटा कि अब अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें Q2 निकालना और एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर भी गिवन है और हीट का जो सामान है वो भी गिवन है। तो हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले होते थे रेफ्रिजरेटर की, नहीं वो ये थे, डेल्टा टी अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाय 100
और यही एफिशिएंसी अगर हीट की फॉर्म में निकालो तो ये बनता था डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों को कंपेयर कर लो, तो जब कंपेयर करोगे तो बन जाएगा डेल्टा T अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये बन जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पूरा इससे कैंसिल, डेल्टा टी की जगह इसका डिफरेंस ले लेते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पे उल्टा होता है, T1 माइनस T2 होता है। तो देखें एक बात समझ में यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा जगह को। T1 माइनस T2, तो ये आ जाएगा 100 माइनस माइनस 3, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 103। अभी जो T2 है ये माइनस का 3 है, तो उसमें 273 ऐड करेंगे, तो बेटा 273 में जब -3 को करेंगे तो ये 270 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, वर्क हमें निकालना था और Q2 जो है वो भी 270 है, तो अच्छी बात ये पूरा कैंसिल हो गया, और जो वर्क का आंसर है वो आ गया 103 जूल्स। आगे बात समझ में, सिर्फ वैल्यूज़ मैंने बदली थी, लेकिन ये सवाल जो है एज इट इज़ इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं बेटा। तो आप जो है इसे देख सकते हैं और आप इस पर बात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो आप इसे कॉपी करें। अच्छा जी, बस अब इस तरह के सवाल आते हैं, हो जाते हैं बिल्कुल ये। अब जो आखिर में एक टॉपिक जो है रह गया है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, अब अगर इस एंट्रोपी के हवाले से बात करूं बेटा, तो ये एंट्रोपी का जो सिंबल है वो होता है एस, चेंज इन हो तो डेल्टा एस हो जाता है। और अगर इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर आने वाली खराबी। कुछ जगहों पे इसको ये भी कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ हीट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट या एनर्जी। ठीक है जी, ए आएगा ना यहाँ पे, LAI सही। अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट या एनर्जी, ये भी आपके पास क्या कहलाती है, किस्म की एंट्रोपी कहलाती है। अब एक बात समझे, एंट्रोपी असल में क्या है। एंट्रोपी जो है वो ये है कि भाई कितना हीट में चेंज आ रहा है टेम्परेचर के लिहाज से, ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है जी, अच्छा एंट्रोपी जो है वैसे तो हम इंजीनियरिंग में तो जब हम लिखते थे तो हम इसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू करके लिखा करते थे, क्योंकि एंट्रोपी की जो वैल्यू है बेटा वो फिक्स नहीं होती। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो कभी भी आपको फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि एंट्रोपी की जो वैल्यू है फ्लक्चुएट करती है। अच्छा, एंट्रोपी के हवाले से एक बात याद रखिएगा, इट कैन बी इंक्रीज्ड और it can remain constant, but it can not be decreased। आ रही है बात समझ में, एंट्रोपी बढ़ सकती है, सेम रह सकती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब इसकी एक सिंपल सी मिसाल है, अगर हम यहाँ पे समझें, लेट अस कंसिडर अ स्क्वायर बॉक्स। समझ आ गया होगा मैं आपको किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसमें यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की सैंड बिछा दी, फिर उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर की सैंड बिछा दी, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हिस्सा था उसमें मैंने रेड कलर की जो है सैंड को स्प्रेड आउट कर दिया। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब जब मैं इस बॉटल को शेक करूँगा, अगर मैं इस पूरे बॉक्स को शेक कर दूँ, हिला दूँ, ऊपर नीचे कर दूँ, तभी सारी सैंड आपस में मिक्स हो जाएगी और अब आपको कुछ इस तरीके का कलर जो है मिलेगा। आ रही है बात समझ में, यानी कि अब जो इनका ऑर्डर था, इनका जो सीक्वेंस था वो डिसमैच हो गया और अब ये आपस में बिल्कुल मिक्स हो चुकी। ये है सिस्टम की डिसऑर्डरनेस। आ रही है बात समझ में। अब अगर इनको दोबारा से ऑर्डर में लेके आना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हर रेत को अलग अलग छान के अलग अलग करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप कैसे करेंगे इतना, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो शायद आपका जो पेपर देने का टाइम हो वो निकल जाए, लेकिन फिर भी आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मिक्सिंग है ना, इसी को कहते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। चाय है,
अब चाय जब ऊपर देखा, चाय जब ठंडी होती है तो उसमें ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, वो भी सिस्टम की खराबी होती है, उसको भी क्या कहते हैं, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टम के अंदर आने वाली खराबी बताती है किसके हवाले से, एंट्रोपी के हवाले से। क्लियर होती है सारी बातें। अब होता क्या है बेटा, एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी यहाँ पे वो क्या थी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी। इसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इनके दरमियान में मैंने कनेक्ट कर दिया एक हीट इंजन। अब हीट इंजन यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ फेंक रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है वर्क। अच्छा, एनर्जी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एक वक्त आएगा ये हो जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा 20, एक वक्त आएगा ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा अल्लाह को अल्लाह करे 30, फिर ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 40। आगे बात समझ में। फिर एक वक्त आएगा होते 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 इसका एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे ये दोनों के दोनों सिमिलर टेम्परेचर पे आ जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, यानी कि दोनों का टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा और दरमियान का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा और हीट का फ्लो रुक जाएगा। अब हीट का जो फ्लो रुका इसका मतलब इसके पास इतनी एनर्जी थी ही नहीं कि इसको दे सके, और इसके पास इतनी एनर्जी थी कि इसके बराबर हो गया। समझ में आ रही है बातें। तो अब जो है वर्क यहाँ पे जीरो होना शुरू हो जाएगा, इंजन काम करना छोड़ देगा। तो ये है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो वर्क करने के लिए कितनी एनर्जी कम है सिस्टम के पास, ये भी सिस्टम की खराबी मानी जाती है और उसको भी हम लोग किससे ट्रीट करते हैं, एंट्रोपी से ट्रीट करते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊं, एंट्रोपी जो है वो दो प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। एक होती हैं ऐसी प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरी जो होती है बेटा वो होती है इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस जो रियल लाइफ की प्रोसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, उसमें एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ चलती है, यहाँ से यहाँ चलती है, यहाँ से यहाँ चलती है, फिर यहाँ आ जाती है, फिर वो यहाँ से आगे जाके शुरू होती है एंड सो ऑन, फिर वो उस तरह वापस आती है एंड सो ऑन। तो ये अपनी पुरानी जगह पे वापस नहीं आ रही। लेकिन जो कार्नोट इंजन की एग्जाम्पल अगर हम लें तो कार्नोट इंजन की साइकिल यूं जाती थी, यूं आती थी, यूं आती थी और वापस आती थी, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होती थी उसी पॉइंट पे एंड हो रही है ना, तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कार्नोट इंजन की जो एंट्रोपी का चेंज है वो हमेशा जीरो रहता है, यानी कि उसके अंदर एंट्रोपी डेवलप नहीं होती, लेकिन इसका चेंज कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, बल्कि इसकी एंट्रोपी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही सारी बातें। अच्छा भाई, कार्नोट इंजन की एंट्रोपी कांस्टेंट मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है ना, T1/T2 = Q1/Q2, इक्वेट किया करते थे हम इसको डेरिवेशन में। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ उसको यहाँ ले आऊँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, Q2/T2 = Q1/T1। ये असल में कांस्टेंट होता है और इसी को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो असल में जो एक्सप्रेशन होता है ये एंट्रोपी के लिए ही ड्राइव किया जाता है, और लेकिन इन सबका रेशो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कार्नोट इंजन की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक कांस्टेंट रहती है। इसकी वजह मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है जी। तो ये जो है बेटा बेसिक है किसके हवाले से, कार्नोट इंजन के हवाले से। बस ये एंट्रोपी का टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बल्कि ज़्यादा ही दे दी, इतनी बस काफ़ी है आप लोगों को। अब जो आखिरी चीज़ रह गई है बेटा, वो रह गए हमारे पास स्पेसिफिक हीट रेशोज। अब ये स्पेसिफिक हीट रेशोज क्या हैं, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, Q = mc∆T। दिस फॉर्मूला इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी। सही है जी। अब सिस्टम को हीट करने के बेटा दो तरीके, या तो उसको हीट करो एट कांस्टेंट प्रेशर, या तो उसको हीट करो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आ गई बात समझ में। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे तो स्पेसिफिक हीट को लिखने का तरीका होता है Qp = mcp∆T, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करोगे तो लिखने का तरीका होता है Qv = mcv∆T। तो these two equations are used for the specific heat या द स्पेसिफिक हीटिंग ऑफ अ बॉडी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके हवाले से हमेशा जो है ये बात अपने पास याद रखिएगा और उसको जो है अपने दिमाग में बचा के रखिएगा। ठीक है जी। अब ये जो Cp और Cv होते हैं ये क्या बताते हैं, ये Cp और Cv बेटा स्पेसिफिक हीट्स हैं जो बॉडी के अंदर तब आती हैं
जब आपके पास फॉर एग्जांपल हीटिंग जो है हो रही होती है अलग अलग मटेरियल्स की कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कौन सा मटेरियल हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी करता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग कितनी करता है, उसको हमें सीपी और सीवी से जो है मालूम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब सीपी और सीवी की जो वैल्यूज हैं अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास फिजिक्स में एक रेशो बनता है, इसको हम कहते हैं गामा। इसको पॉलीट्रॉपिक इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। जब सर मुदस्सिर जो हैं आप लोगों को पढ़ाएंगे लैप्लास के बारे में, उसमें एडियाबैटिक कांस्टेंट यूज होता है। ये बेसिकली बताता है कि कितना कांस्टेंट प्रेशर पे और कितने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग करने की वजह से सारा काम जो हो रहा होता है। असल में ना होता कुछ इस तरह से, हमारे पास जब हम लोग आइसोथर्मल को एडियाबैटिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या जब एडियाबैटिक को आइसोथर्मल से रिलेट करवा रहे होते हैं, तो मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी बेटा कि जब भी हम आइसोथर्मल के साथ काम करते हैं तो आइसोथर्मल में हम लोग प्रेशर को स्लोली एंड ग्रेजुअली कम या ज़्यादा करके वॉल्यूम को हल्के हल्के कम करते हैं और फिर हल्के हल्के बढ़ाते हैं ताकि स्लो कंप्रेशन और स्लो एक्सपेंशन करते हैं। तो उसमें हमारे पास वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रखा जाता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा तो बढ़ता नहीं कि उसका चेंज बहुत माइनर सा होता है। और अल्लाह को अल्लाह करे उसमें जो है इस तरह से काम किया जाता है। लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें तो इस प्रेशर को भी बहुत तेज तेज बढ़ाया जाता है, बहुत तेज तेज कम किया जाता है। तो दोनों में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो वॉल्यूम पे पड़ रहा होता है, तो उनको डिवाइड करके हम इन दोनों के रिलेशन को कंबाइन कर लेते हैं कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे कितना काम हो रहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना काम हो रहा था, और उसी तरीके से वो एडियाबैटिक जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी वो एडियाबैटिक में कन्वर्ट हो जाती है। खैर ये थोड़ी सी मुश्किल बात होती है, तर्जुबे के साथ आपको समझ में आती है। बस इतनी सी बात याद रखें, जब भी किसी प्रोसेस को एडियाबैटिक में कन्वर्ट करना हो तो उससे बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे वहाँ पे करवाएंगे वो। खैर जब वो बात करेंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा। इसको आगे लेके चलते हैं। अभी जो गामा है ना, अगर इस गामा को मैं यूं लिखूं तो ये यूं बन जाता है, यानी कि किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करो और उसी को उतने टेम्परेचर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे तो आपको गामा टाइम ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस पे हीट करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा और यहाँ पे वर्क डन होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस को हीट करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे एडियाबैटिक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो किस तरह काम करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस तरीके से लिखा जाता है, किसके लिए? कांस्टेंट प्रेशर के लिए। लेकिन जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसके लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो खाली में लिखा जाता है। तो आपकी दी गई हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, लेकिन आपकी दी गई हीट यहाँ पर इंटरनली बढ़ा रही है और वर्क भी बढ़ा रही है। समझ में आ रही सारी बातें? तो इन दोनों का जो फर्क होता है, तो बस इस बात को दिमाग में रखिएगा, इन चीज़ों को याद रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड तो बेटा सब चीज़ें बतानी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है जी। अब इस सीपी और सीवी को बेटा अगर आपस में रिलेट कर लो तो इनके दो रिलेशन आपको इंटर में पढ़ाए जाते थे। कौन से? एक होता था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर और दूसरा होता था गामा इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी। ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मतलब एक सवाल आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी पी एंड सी वी फॉर एयर when R is equals to 8.314 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन, और जो गामा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, गैस की नहीं होती, 1.4 रेशियो है, 10 का यूनिट नहीं होगा। अब देखिए इस तरह के सवाल जब आते हैं तो बच्चे फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में मसला होता है। मैं आपकी नहीं एक सिंपल सी इक्वेशन आपको सिखा देता हूँ, सुनिएगा जरा। अब अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो इनको सॉल्व करके रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या होता है? सी वी निकालना है तो आर अपॉन गामा -1 कर दो, और सी पी निकालना है तो गामा आर अपॉन गामा -1 कर दो। बस जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट दी आंसर, ये वाली कहानी है। अब देखें इस आर को मैं जानबूझ के 8 सपोज करूंगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आए जरा सी वी निकालते हैं, तो सी वी निकालने के लिए यहाँ पे 8 आ गया, नीचे जो है वो 1.4 है, -1 किया तो 1.4 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बच जाएगा? 0.4 बच जाएगा। सिंपल, पॉइंट आगे ले जाओ तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 80/4, 4 1 4, 4 2 8। तो सी वी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी बेटा? 20 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन। अब क्या करना है? अब अगर आपको सी पी की वैल्यू निकालनी है तो ये रहा फॉर्मूला,
1.4 इंटू 8 अपॉन नीचे तो वही 0.4 आ जाएगा, पॉइंट एक प्लस आगे क्या तो ये पॉइंट भी एक प्लस आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 इंटू 8 अपॉन 4, डिवाइड किया तो ये 2 और 2 14 सा बन जाएगा 28 जूल्स पर मोल इंटू केल्विन, और ये बन जाएगा सीपी। ठीक है जी, सीपी। अब आप देख सकते हैं सीपी की वैल्यू ज़्यादा ही किससे, सीवी से, मैंने पहले आपसे कहा था। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी इनका रिलेशन मालूम किया जाए तो सीपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी किसके हवाले से, सीवी के हवाले से। क्लियर हो गया इसके बाद में बेटा, तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। और ये जो है जी पूरा आपके पास एक ओवरऑल लेक्चर हो गया किसके हवाले से बेटा, हीट के हवाले से और इनके रिमेनिंग टॉपिक्स के हवाले से। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ऐसी चीज़ें याद रखें, इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में 5 लेक्चर्स में पढ़ाया है और अब इसकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। सो दैट्स ऑल।